नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर एक चार्जशीट में खालिस्तानी आतंक को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादियों को कनाडा और जर्मनी में स्थित खालिस्तानी अलगाववादी और पाकिस्तान में उनके अकाउंट के साथ हुई बातचीत से पता चला है कि वे इस साल 26 जनवरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भलसवा डेयरी के पास से एक कटा हुआ शव बरामद किया था और फिर इसी के संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन दोनों के पहचान जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उर्फ याकूब और जहांगीरपुरी निवासी 56 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है। पुलिसिया जांच के दौरान दोनों के पास से 8 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 2 वाईफाई डोंगल मिले हैं। चार्जशीट के मुताबिक मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स में से वीडियो, ऑडियो, चित्रों के रूप में अत्यधिक आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री थी। नौशाद चैट में कह रहा था कि लंबे समय से सिर्फ मैसेज कर रहे हैं और ये भारत में मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से भलसवा डेयरी के रूप में ये खुलासा हुआ है, किस तरीके की अहम जानकारी, आतंकी हमले की साजिश बताई जा रही है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार सतर्क होती नजर आती है। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई थी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 2 आतंकी जो बिलासपुर डेयरी के पास से गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि बिलासपुर डेयरी के पास की बात करें तो वहां पर भी एक शव मिला था जो कटा हुआ था, उसकी गर्दन कटी हुई थी। तो वहां पर भी जब जांच में 2 आतंकियों की कहीं ना कहीं जानकारी मिली, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके नाम जो है वो जो एक जहांगीरपुरी का रहने वाला था और दूसरा कहते हैं दिल्ली का ही रहने वाला था, कहते हैं जगदीश सिंह नाम था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस जो है अब कहीं ना कहीं आगे की कदम बढ़ाती नजर आ रही है, क्योंकि अब तक इन दोनों से कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल पाई कि 26 जनवरी के बाद जो है वो दिल्ली के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जानी थी। और इनके संपर्क में कौन कौन थे ये अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, मगर ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि दोनों के जो कॉन्टेक्ट थे वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी और पाकिस्तानियों से थे और लगातार इनसे जो सबूत मिले थे, इसको कहते हैं 8 मोबाइल फोन मिले थे, 5 सिम कार्ड मिले थे। इस तरीके की तमाम जानी सबूत जो है इनसे दोनों से जुटाए गए थे और लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो अभी इन दोनों से पूछताछ करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार अब फेस्टिवल का त्योहार भी चल रहा है, दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं और ज्यादा फेस्टिवल भी देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारियां भी देखने को मिलेगी लोकसभा के लेकर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस के हाथ में जो दोनों व्यक्तियों के द्वारा कहीं ना कहीं जो सबूत इकट्ठे हुए उनको लेकर भी अब दिल्ली पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। और इसी को लेकर कहते पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये दोनों व्यक्ति जो है ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और इनके पास जो है सबूत ऐसे मिले हैं इनके पास से जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि ये खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के संपर्क में थे। और लगातार कहीं ना कहीं अब आगे की प्रक्रिया जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अपनाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से दोनों के पास से ये तरह तरह के खुलासे हुए हैं, इसमें पूछताछ क्योंकि जारी है, तो इसके अलावा और कुछ खुलासे क्या हो पाए हैं? और कई ऐसे खुलासे हैं जो पुलिस करना चाहेगी, क्योंकि ये सबसे अहम खुलासा हुआ है कि आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में किस प्रकार की योजना थी इसको लेकर, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई?
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की और दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, उसमें भी कहीं न कहीं यही कहा गया है कि इन दोनों के संबंध जो है, वो खालिस्तानी हैं। यानी कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी से संपर्क है और इनसे इनके द्वारा कई बार बातचीत जो है, वो कहीं न कहीं की गई है, तो इससे साफ ज़ाहिर है, कहीं न कहीं ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। मगर यहाँ पर एक चीज़ और गौर चौंकाने वाली है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इन दोनों के कैसे पूछताछ के द्वारा कहीं न कहीं या फिर जाँच के अंदर कहीं न कहीं जो सबूत मिले, 8 मोबाइल फ़ोन मिले और यहाँ तक कि 5 सिम कार्ड मिले और भी जो है कहते हैं वाईफाई मिले, डोंगल मिले, इस तरीके के तमाम सबूत जो हैं वो जुटाए जा चुके हैं और अब इनसे भी लगातार कहीं न कहीं आगे की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है। मगर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि इनके से आगे की जानकारी जो है वो किस तरीके की मिल पाई है, इनसे और कितने सबूतों के खुलासे हो पा रहे हैं। मगर एक चीज़ स्पष्ट है, कहीं न कहीं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार कहीं न कहीं गतिविधियाँ जो देखने को मिलती हैं, वो कहीं न कहीं यही दर्शाती है कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी के लोगों से कहीं न कहीं संपर्क है, जिसके अंदर ये इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन दोनों की जो कार्रवाई थी, वो कोई कोई देखने को मिली थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को बिलासपुर से भी कहीं न कहीं गिरफ्तार किया गया, जहाँ पर एक कटा हुआ शव मिला था। तक तो कहीं न कहीं यही दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर जो है, वो कहीं न कहीं आतंकी जो है, वो कहीं न कहीं अपनी कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और दिल्ली पुलिस जो है, उन कोशिशों को नाकाम करती हुई नजर आती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अब आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इन दोनों व्यक्तियों से अभी भी पूछताछ की जा रही है, मगर कहीं न कहीं पूछताछ के अंदर कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के हाथ में काफ़ी बड़े सबूत लग चुके हैं। ये ज़रूर सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिलती हुई नज़र आ रही है। जी। ऐसे में आगे पुलिस किस तरीके से कार्रवाई इस मामले में कर रही है, क्योंकि अब खुलासे तो हो गए हैं और इसके खिलाफ सबूत किस प्रकार से जुटाए जाएंगे और वो जो शव मिला था उसको किस तरीके से फिर कार्रवाई उस पर हुई? देखिए, मुस्कान यहाँ पर बात करें दिल्ली दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है इन दोनों आतंकियों के ऊपर, तो ये लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों के संबंध जो हैं वो जर्मनी से भी बताए जा रहे हैं और जगहों पर भी बताए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं एक बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर इन बड़े नेटवर्क के द्वारा ही कहीं न कहीं इनको गिरफ्तार किया गया है और ये बड़े नेटवर्क के लिए ही काम करते हैं। यानी कि पाकिस्तानी और खालिस्तानियों के लोगों के लिए काम करते हैं। तो उससे साफ जाहिर है कहीं न कहीं बड़ी कहीं न कहीं आतंकी घटना जो है वो दिल्ली के अंदर हो सकती थी। और मगर इसी को लेकर अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो पूछताछ कर रही है, लगातार सबूतों को जुटाया जा रहा है ताकि इनके संपर्क में और कितने लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनकी भी कहीं न कहीं पहचान की जा सके, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। मगर अभी तक इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कहीं न कहीं अभी पूरी तरीके से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने और लोग हैं जो इनके संपर्क में हैं और ये कहाँ-कहाँ बात करते थे। इन सिम जो 5 सिम कार्ड मिले हैं, इनसे कहाँ-कहाँ बातें की गई थी, वाई-फाई जो डोंगलों का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था, तमाम जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो जुटाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसके अंदर कोर्ट की तरफ से यानी पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से कितने और कदम उठाने के लिए दिल्ली पुलिस को अधिकार या फिर आदेश दिए जा सकते हैं। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के साथ विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने ये बताया कि राणा मुंबई हमले में गहराई से शामिल था। निकम ने ये कहा कि राणा की स्टे की अपील अब बरकरार नहीं रह पाएगी। भारत सरकार अमेरिकी जांच एजेंसी के लिए मजबूती से इसका विरोध करेगी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। तहव्वुर राणा अभी अमेरिका की लॉस एंजल्स जेल में बंद है। इस साल मई में अमेरिका की कोर्ट तहव्वुर राणा के भारतीय प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। इस बार राणा की जो तमाम तैयारियां हैं लेकिन उससे बच पाना मुश्किल है। सूत्रों के अनुसार 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट ने एक बार फिर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन का खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक तहव्वुर राणा की न सिर्फ मुंबई हमलों की जानकारी थी बल्कि वो लगातार आईएसआई के संपर्क में भी था। आईएसआई के किसी मेजर इकबाल से लगातार संपर्क में था राणा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन सभी तथ्यों का उल्लेख चार्जशीट में किया है। तो आपको बता दें कि 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के खिलाफ एक बार फिर से मुंबई क्राइम ब्रांच में चार्जशीट दाखिल की गई है और ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें कई अहम खुलासे हुए हैं और एक बार फिर से ये साफ किया गया है कि
तहव्वुर राणा को इस पूरे मामले की पहले से भनक थी, पहले से जानकारी थी और न सिर्फ जानकारी थी बल्कि वो लगातार आईएसआई के संपर्क में भी था। आईएसआई के किसी मेजर इकबाल से लगातार तहव्वुर राणा संपर्क में था और मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन सभी तथ्यों का उल्लेख चार्जशीट में किया है। इसी के साथ अब आपको ये भी बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, 26/11 का वो आतंकी हमला जिसने पूरे मुंबई के साथ साथ पूरे देश को दहला दिया था, उस हमले में एक बार फिर से तहव्वुर राणा के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। विस्तार से बताएं चार्जशीट में क्या कुछ रहा। बिल्कुल मुस्कान जी, 26/11 मुंबई हमले मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कल 405 पेज की एक चार्जशीट पेश की है, जिसमें अदालत में बताया है कि किस तरह से जो मास्टरमाइंड आरोपी है तवज्जो राणा, जो काफी लंबे समय से फरार है, फिलहाल वह अमेरिकी जेल में बंद है, लेकिन उसकी भूमिका यह रही कि वह 10 दिन पहले, यानी कि हमले के 10 दिन पहले मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक कराया था, जहां पर दस्तावेज के जरिए अपना जो है पासपोर्ट उसने रखा था, जिसके आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच को यह जानकारी मिली है। इसी जानकारी के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर 405 पेज का चार्जशीट जो है माननीय कोर्ट के सामने पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तवज्जो जो राणा है वो काफी शातिर माइंड तरीके से उसने पूरे मुंबई की रेकी की थी और रेकी के दौरान जो है एक ब्लास्ट में सहयोग किया था, जिसमें 5 अमेरिकी नागरिक सहित भारत के करीब 115 लोगों की जान गई थी। इसको लेकर लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तमाम बड़ी जो एजेंसियां वह जांच कर रही है, लेकिन आज जो है मुंबई क्राइम ब्रांच उन सबूतों को माननीय कोर्ट के सामने पेश करेगी, क्योंकि कल चार्जशीट के दौरान काफी विलंब हो गया था। आज जो है इस पूरे मामले में जो दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, वो माननीय कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। जी, जिस तरीके से प्रत्यर्पण की जो बात कही जा रही है, क्योंकि लॉस एंजल्स की जेल में बंद है तहव्वुर राणा, ऐसे में भारत प्रत्यर्पण कब तक हो सकता है, क्योंकि मई में इसकी जो परमिशन है वो दे दी गई थी। बिल्कुल हुसैन राणा जो अमेरिकी जेल में बंद है, एक पत्रकार की हत्या के मामले में वह जेल में बंद है, लेकिन भारतीय दूतावास और भारतीय विदेश मंत्रालय के जरिए उसे जब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया कि यह बहुत जल्द किया जाएगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध काफी बेहतर है। अब ऐसे में भारत को राणा के प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया होगी वो करना होगा और जल्द उसे भारत लाना होगा, क्योंकि आगे की जो सुनवाई होगी होगा। हालांकि राणा ने अमेरिकी अदालत में भी एक याचिका दी थी, जिसमें उसे बताया गया था कि वह निर्दोष है, उसको अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह की चार्जशीट राणा के खिलाफ दी गई है, उसमें तमाम सबूत, तमाम जानकारियां हैं। इसी जानकारी के आधार पर उसे आरोपी अपराधी बनाने के लिए काफी है, क्योंकि जब तक उसे भारत नहीं लाया जाएगा तब तक उसे सजा मुकर्रर नहीं की जाएगी। ऐसे में अगर वह भारत आता है तो उसकी सजा का जो प्रावधान है, जो हमारे आईपीसी सेक्शन है, उनमें बदलाव करके उन्हें जो है भारत लाकर उन्हें दोषी बनाया जाएगा। जी सत्यप्रकाश, लगभग 15 ऐसे लोग हैं जो गवाह बनेंगे और उनके बयान जो है उससे पुख्ता सबूत इस पूरे मामले में मिलेंगे। क्या उन गवाहों के नाम उजागर हो पाए हैं या गुप्त ही वो रखे जाएंगे? देखिए, माननीय कोर्ट की तरफ से यह नहीं बताया गया कि यह उजागर करना चाहिए, क्योंकि यह सीक्रेट मामला होता और इतनी बड़ी मामले की तमाम बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है, तो जाहिर तौर पर यह सीक्रेट ही रखा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने जो खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने 26/11 हमले में जो है खुद को अपनी सरकारी गवाह के तौर पर पेश किया। उन्हें लोग जानते भी हैं और उनके चेहरे से लोग रूबरू भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक ये नहीं बता पाए हैं कि उन्हें सरकारी गवाह के तौर पर रखा गया है या नहीं। तो इस पूरे मामले को देखते हुए माननीय कोर्ट ने किसी को का भी नाम रिवील नहीं करने का जो है आग्रह किया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह की जांच प्रक्रिया 2008 से 2023
चल रहा है। ऐसे में करीब 15 साल का यह लंबा सफर जो है जांच एजेंसियों ने लगाया है। अब माना जा रहा है कि जो हेडली डेविड हेडली है, उसके बाद जो है दूसरा जो मास्टरमाइंड आरोपी है वो राणा है, और राणा के प्रत्यर्पण के बाद ही भारत जो है जो आगे की प्रक्रिया होगी उसे पूरा करेगा। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से 400 पन्नों की ये चार्जशीट है जो दाखिल की गई है, इन 400 पन्नों में और क्या कुछ खास है? क्योंकि ये तो पुष्टि की गई है और साथ ही साथ तहव्वुर राणा का आईएसआई से भी संपर्क बताया गया है। शायद किसी मेजर से वो संपर्क में था। बिल्कुल, देखिए चार्जशीट में यह साफ है, लश्कर तैयबा आईएसआई जैसे आतंकवादी जो संगठन है उसका संरक्षक है राणा, और काफी लंबे समय से उन्हें संरक्षण दे रहा था। भारत में और जो हमले हुए हैं उसकी भी जानकारी उस चार्जशीट में दी गई है। राणा की उसमें क्या भूमिका है यह भी जानकारी है। देश सहित विदेश में जिस तरह की जानकारी मिली है उसमें राणा का बेहद सहभाग है। हालांकि वो कनाडियन व्यापारी के तौर पर पाकिस्तान का रहने वाला है, और लगातार इस पूरे मामले में जो क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन यह सारे खुलासे जो है एक एक करके अब बाहर आएंगे, क्योंकि चार्जशीट के जरिए तमाम जानकारियां जो है क्राइम ब्रांच ने माननीय कोर्ट को दी है, और उसी आधार पर माननीय कोर्ट जो है उसके दोष और आरोप को जो है तय करेगी। ऐसे में जिस तरीके से दोष और आरोप जो हैं वो अभी तय होने हैं। अब जब प्रत्यर्पण होगा तहव्वुर राणा का, तब ये दोष और आरोप तय हो पाएंगे। ये क्या जानकारी मिल पाई है कि प्रत्यर्पण की शुरुआत कब से की जाएगी विदेश मंत्रालय द्वारा? क्योंकि अब जितना जल्दी हो सके, बहुत लंबा समय बीत चुका है इस पूरे मसले को। और लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी अभी जब 11वें महीने की 26 तारीख आती है तो देश एक बार फिर से काला दिवस मनाता है और उन क्षणों को याद करता है। वो क्षण की जो जो गुनहगार हैं उनको कब तक सजा हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए हर साल 26/11 के मौके पर जो भी पीड़ित है वो अपना दर्द बयां करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह के वह काला दिन रहा मुंबई के लिए जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी जो है समुद्री मार्ग के जरिए मुंबई के ताज लैंड होटल और जैसे तमाम 5 स्टार होटलों को और मुंबई के सीएसटी जो प्राचीन धरोहर है वहां पर निशाना बनाया, काफी लोगों को शिकार बनाया, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस पूरे मामले को लेकर आज भी याद किया जाता है। लेकिन जो मास्टरमाइंड आरोपी राणा है उसे प्रत्यर्पण के बाद तमाम जानकारियां सामने आएगी। हालांकि पूछताछ में क्या कुछ बाहर निकल कर आता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं, सबूत पेश होने के बाद माननीय कोर्ट जो है प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का आदेश देगी, जिसमें तमाम सरकारी वकील सहित भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा इस प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसे शुरू की जाएगी। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है एक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी राणा को भारत लाया जाएगा, मुंबई लाया जाएगा, जहां पर माननीय कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन इस विषय में एक और भी बात सामने आई जिसमें बताया गया है कि जो अपराधी राणा है उसका जो अदालत जो ट्रायल अदालत रहेगी वो कहाँ चलाया जाएगा, दिल्ली में चलाया जाएगा या मुंबई में, इस पर अभी संशय बरकरार है। तो बहुत जल्द यह भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली कोर्ट से यह पूरा मामला चलाया जाएगा या फिर मुंबई से। लंबा समय बीत चुका है 26/11 को सत्यप्रकाश। इस पर अब मुंबई की पब्लिक क्या कहती है? क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से कई होटल्स में इस तरीके का ये हमला हुआ और कई सौ लोगों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई थी, जो पीड़ित हैं वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं? क्योंकि लगभग 12 से 13 साल निकल चुके हैं लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, देखिए 100% न्याय तभी मिलेगा जब सरकारी मुआवजे हो जाए, सरकारी जो यंत्रणा है उन्हें जो सहानुभूति है वो मिल जाए, माननीय कोर्ट उन अपराधियों को सजा दे दे। लेकिन ऐसे अपराधी आज भी हैं जो जेल में बंद है, जिन पर अभी सजा का मुकर्रर नहीं किया गया है। ऐसे में जिस तरह से राणा और हिंदी का नाम सामने आया, जांच चल रही है, अब राणा को प्रत्यर्पण की बात हो रही है। राणा को जब फांसी की सजा दी जाएगी या फिर अन्य जो उसके गुनाहों के आधार पर सजा दी जाएगी, उससे कहीं कहीं लोगों को राहत मिलेगी और उन पीड़ितों को भी एक लंबी सांस लेने का मौका मिलेगा, जो काफी लंबे समय से उन अपराधियों को जेल की सलाखों को पीछे देखना चाहते हैं, उन अपराधियों को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को जो बेगुनाह है उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने पर मजबूर किया। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बुधवार को सपा अध्यक्ष रीवा पहुंचेंगे, जहां सरमौर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा के लिए सीट मांग रहे हैं। ऐसे में उनका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रीवा के सरमौर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं खजुराहो में भी सपा ने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की है। सपा की कोशिश है कि किसी तरह इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पर इन राज्यों में सीटें लेने का दबाव बनाया जाए और संगठनात्मक स्थिति को मजबूत किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं और चुनावी प्रचार को धार देंगे, किस तरीके से उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रहते अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की में है और जाहिर सी बात है वहां पर सीट लेने के लिए कांग्रेस से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अखिलेश यादव आज वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, मंदसौर में जनसभा संबोधित करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। आज मंदसौर में चुनावी जनसभा है और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव वोट मांगने के लिए कहीं ना कहीं आज इंडिया गठबंधन के तहत वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार अखिलेश यादव का जो चुनावी दौरा है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 है, उसमें इंडिया गठबंधन में शामिल है। और जाहिर सी बात है कि वहां पर माना जाता है कि समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान में भी चुनाव लड़ सकती है, जिसको लेकर सर्वे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुद करने का काम करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाता है कि आज वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मंदसौर में वो जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। 2 जनसभाएं रखी गई मंदसौर, साथ ही साथ उन जनसभाओं में संबोधित करने के साथ साथ वोट बैंक मांगने का भी काम करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में है और जाहिर सी बात है कि गठबंधन के तहत वो मध्य प्रदेश में भी सीट मांगने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस से करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाता है छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इस बार समाजवादी पार्टी हाथ आजमाने की कोशिश करेगी और इसीलिए अखिलेश यादव का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं पार्टी को विस्तार करने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए लगातार अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी अपनी पैठ बिछाना शुरू कर दिया है। जितेंद्र, कब तक अखिलेश यादव निकलेंगे उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश पहुंचेंगे? देखिए, लगभग ये माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास वो रवाना हो जाएंगे और वहां पर जो जनसभा रखी गई है 2 बजे के आसपास उन जनसभा में संबोधित करने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि वहां के नेताओं से भी मुलाकात के, जो इंडिया गठबंधन के नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करने का भी काम करेंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव वहां पर वोट मांगने का काम करेंगे और अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए भी कोशिश है अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी का जो विस्तार है उसको कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में किया जाए। और छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। उसको देखते हुए भी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में, क्योंकि 28 घटक दल है और उन घटकों दल में समाजवादी पार्टी भी है। और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो साथ ही साथ सीट मांगने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं वोट मांगने का भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सीट मांगने का मध्य प्रदेश में कोशिश है और इसी के तहत अखिलेश यादव को दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी दौरे को देखते हुए वो मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान में, इस तरह से दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी समाजवादी पार्टी मात्र उत्तर प्रदेश तक सीमित है, एक क्षेत्रीय दल उसे कहा जा सकता है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जा रहे हैं अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ये साफ तौर पर करार कर चुका है कि ये जो गठबंधन है वो मात्र लोकसभा चुनावों के लिए है और विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में प्रचार फिर अखिलेश यादव अपने लिए करेंगे या इंडिया गठबंधन के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल बिल्कुल आपका सही है और लाजमी भी है इस बात का। और जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है और जाहिर सी बात है कि वहां पर 1 से 2 सीटें उनके भी है। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेगी और
समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेगी और चुनाव लड़ने की बात की है। क्षेत्रीय पार्टी है अभी समाजवादी पार्टी, और ये माना जा रहा है कि पार्टी का विस्तार के लिए भी अखिलेश यादव एक कदम ये माना जा सकता है इंडिया गठबंधन में भी जो है। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि वहां पर वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हालांकि समाजवादी पार्टी लड़ती है, छत्तीसगढ़ में भी इस बार माना जा रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से पूरा उन्होंने सुझाव लिया और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, किन आधारों पर चुनाव लड़ा जा सकता है और कैसे सीटें जो जिन सीटों पर लड़ेंगे वो कैसे जीती जा सकी। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें पार्टी का विस्तार करना। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव तो है ही, जिसमें 28 घटक दल में समाजवादी पार्टी भी है, और समाजवादी पार्टी वहां पर मध्य प्रदेश में जाके हालांकि कांग्रेस के लिए वोट मांगेगी, लेकिन वहां पर सीटें भी मांगने की कोशिश की जा सकती है कांग्रेस की, वो सीटें ज्यादा सीटें दे जिससे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में तो है ही है, वहां भी गठबंधन हो सकता है कि वो वहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और जो सीटें उनके पक्ष में आएगी वो जीते और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ रहने के काम करेंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से सीटों की मांग कर रही है, ऐसे में अन्य जो पार्टियां हैं, क्योंकि गठबंधन में लगभग 28 घटक दल हैं, अब 28 में से कई ऐसी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय हैं और अपना विस्तार करना चाहेंगी, तो फिर कांग्रेस से तो कई सीटें मांगी जाएंगी। अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस देती है तो कांग्रेस के लिए फिर ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा समय हो जाएगा। कितनी सीटें लगभग के लगभग दी जा सकती हैं? देखिए, ज्यादा से पिछली बार 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में थी और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ज्यादा सीटों को मांग नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें अखिलेश यादव नहीं मांगेंगे, लेकिन ये जो कहा सकता है कि सीटें मांग सकते हैं, क्योंकि 28 घटक दल है और 28 घटक दल मध्य प्रदेश में नहीं है और हर पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने इस बात का सुझाव दिया था और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि रिपोर्ट तैयार की जाए, क्या छत्तीसगढ़ में हम चुनाव लड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, राजस्थान में क्या चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी का विस्तार एक बड़ा मुद्दा है जो क्षेत्रीय पार्टी से राज्य स्तर की पार्टी बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। उसमें कहीं ना कहीं एक जोर आजमाइश ये कहा सकता है कि एक आजमाइश के तौर पर यह फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार शाम शिमला पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता चंडीगढ़ तक फ्लाइट से आई, इसके बाद सड़क मार्ग से शिमला पहुंची। यहाँ वो छराबड़ा में ठहरे हुए हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का अगले 5 से 6 दिन यहीं रुकने का प्रोग्राम है। बताया जा रहा है कि वो सोलन जिले के कंडाघाट में रामलोक मंदिर जा सकती हैं। बीते 25 अगस्त को भी सोनिया गांधी का रामलोक मंदिर आने का कार्यक्रम था, लेकिन उस दिन भारी बारिश से हुई तबाही के कारण सोनिया गांधी मंदिर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हिमाचल के दौरे पर हैं, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और टिकट मनाने के लिए वो शिमला पहुंची और साथ ही उनके पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी उनके साथ आई थी। और दिल्ली से चंडीगढ़ तक दोनों फ्लाइट हैं, जबकि सड़क मार्ग से शिमला पहुंचे हैं। और यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों को जो है छाबड़ा के लिए ये दोनों निकले हैं। और बताया यही जा रहा है कि 5-6 दिनों का इनका जो है यहीं पर शिमला ही रुकने का प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि रामलोक जाने का इनका प्लान है, क्योंकि पहले भी उनको जो महीना भर पहले भी वहाँ पे उनको बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम जो है उनका किसी कारणों से स्थगित हो गया था। अब जो है वो वहाँ पे भी जा सकती हैं। और इनकी जो वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए जो है
पुलिस ने भी जो है, पुलिस प्रशासन ने भी छापड़ा में उनके घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी है। और आपको बताएं कि कांग्रेस महासचिव इससे पहले 12 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर थी, तब भी वो जो है अपने शिमला स्थित आवास पर रुकी थी। अब जब प्रियंका गांधी यहाँ पे आई है, तो माना यही जा रहा है कि वो यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस से, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ पे भी जा सकती हैं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि अभी काफी दिन उनके रुकने का प्रोग्राम है। तो कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनका मीटिंग हो सकती है और वो जो है फीडबैक सरकार के कार्यक्रमों की, और साथ ही जो आपदा में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम किया है, उसकी भी वो है कार्यकर्ताओं से ज्यादा फीडबैक ले सकती है। क्योंकि पिछली बार भी यही कहा जा रहा था कि कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगी, लेकिन उनका दौरा कुछ इस तरह का बना कि कार्यकर्ताओं से वो मिल नहीं पाई थी। आपदा प्रभावित लोगों से तो वो जरूर मिली थी, और उसके बाद उन्होंने लेटर भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था कि हिमाचल में जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो इस बार का जो उनका दौरा है वो 5-6 दिनों का है, और इसी बीच जो है कंडाघाट स्थित रामलोक मंदिर जाने का भी उनका जो है वो कार्यक्रम है उनकी उनका। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में सीएम धामी का प्रवासी भारतीय, खासकर उत्तराखंड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन में रोड शो की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रदेश में अलग अलग सेक्टर में निवेश के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल सीएम धामी ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लंदन पहुंचे थे। इस दौरान उत्तराखंड के प्रवासियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड के डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा ऐतिहासिक रहने वाला है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को पहचान दिलाने के लिए किसी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का रोड शो किया जा रहा है। वहीं बीते रोज लंदन में आयोजित बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। देखिए, दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में निवेश सम्मेलन आयोजित है। उसको लेकर के देश और विदेश में अलग-अलग रोड शो और मीटिंग्स आयोजित की गई हैं। उसी के क्रम में पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी यूके के दौरे पर हैं, और वहाँ पर टूरिज्म, रोपवे और ऑटोमोबाइल्स, कई इस तरह के सेक्टर हैं जहाँ पर जो लोग उत्तराखंड में निवेश के इच्छुक हैं उनके साथ बैठकें होनी हैं और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए ये हर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से लंदन के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी हैं और ये कहा जा रहा है कि पोमा ग्रुप के साथ उन्होंने कई करोड़ रुपए का MOU भी साइन किया है, किस तरीके की जानकारी? देखिए, बिल्कुल पुष्कर धामी की बात करें तो अपने 4 दिवसीय लंदन दौरे पर पुष्कर सिंह धामी है, और जैसा कि दिसंबर में ग्लोबल समिट देहरादून में होना है, और जिसका लक्ष्य यहाँ पर जो निवेशक का लक्ष्य रखा गया 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया, उसी के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने दौरे से पहले बता भी चुके हैं कि निवेशक जो सम्मेलन है उसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत लंदन लोग जा रहे हैं और निवेशकों से यहाँ पर बातचीत की जाएगी। उसको देखते हुए यहाँ पर 2000 करोड़ का MOU भी कल पुष्कर धामी के द्वारा साइन कर लिया गया है, और उसके साथ ही यहाँ पर जो 2000 करोड़ का MOU साइन किया गया। पोमा ग्रुप उत्तराखंड के रोपवे निर्माण में सहयोगी तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा, और साथ ही उत्तराखंड में से जब यहाँ मुख्यमंत्री गए अपनी डेलीगेशन के साथ, तो सोमवार को वहाँ पहुंचे, और वहाँ जो उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं वो जो वहाँ प्रवास कर रहे हैं वो काफी बेहद खुश नजर आए, और बेहद ही बड़ा उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। लोग खुद से और मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर खुश नजर आए, गदगद नजर आए स्वागत से, और यही उनके द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड में लगातार जो निवेशक हैं वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और उसके तहत यहाँ पहुँचे हैं, और आज इनकी यहाँ पर एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, और साथ ही निवेशक उत्तराखंड लगातार पहुँच सके उसको लेकर के लगातार यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 4 दिवसीय दौरा यहाँ पर पुष्कर धामी का है, और इस दौरे में वो निवेशकों से मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड आने का न्योता कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जाएगा। जी।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सिर नीचे करके आराम तो कर सकती हूँ सर, इसकी तो शिकायत नहीं जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में 74 सदस्य हैं, जिसमें बैठक में 51 सदस्य सम्मिलित हुए। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि कांग्रेस राज्य में भरोसा यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश चुनाव समिति अभियान के अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बैठक में सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। हम लोगों ने सुझाव के आधार पर निर्णय लिया है कि हम जिला स्तर पर भी चुनाव अभियान संबंधित बैठक करेंगे, जिसमें सभी समाज के सभी वरिष्ठ लोग हमारे साथ होंगे। इसको हम जिला स्तर तक पहुंचाएंगे। साथ ही प्रदेश स्तरीय जो समिति है उन सब पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसमें सबसे अहम निर्णय यही हुआ कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी यात्रा निकालने जा रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस जो है वो भरोसा यात्रा निकालेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियांशु, जिस तरीके से अहम बैठक हुई है चुनाव समिति की और उसमें ये तय हुआ कि अब कांग्रेस भी चुनावी यात्रा निकालने जा रही है, यानी कि परिवर्तन यात्रा के बाद अब भरोसा यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। बीजेपी की दो अलग अलग जगहों से जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जो अभी तक जारी है विभिन्न क्षेत्रों में। और वहीं बात करें तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकालने जा रही है 2 अक्टूबर से। एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीजेपी जो कांग्रेस है वो एक चाहती है कि जो जनता कितना भरोसा करती है उस पर इस तरीके से जो है भरोसे की यात्रा जो है निकाली जा रही है। दूसरी ओर वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भूपेश सरकार है वह विकास विरोधी सरकार है और छत्तीसगढ़ राज्य को परिवर्तन की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में जो है परिवर्तन यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है। वहीं बात करें अगर भरोसे की यात्रा की, तो इसमें कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र से जो है यह यात्रा निकलेगी। वहीं से दिग्गज नेता भी, जो राष्ट्रीय नेता भी कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है, ये जो बैठक है वो बैठक में ये जो निर्णय लिया गया है यात्रा का, ये यात्रा कब से शुरू होगी और इस यात्रा का मुख्य मकसद क्या होगा? क्योंकि परिवर्तन यात्रा के जवाब में ये यात्रा शुरू हो रही है, तो परिवर्तन यात्रा को मात्र जवाब होगा या फिर चुनावी जो प्रचार है उसको धार देना इसका लक्ष्य होगा? जी देखिए, यह यात्रा 2 अक्टूबर से जो है शुरू होने वाली है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो परिवर्तन यात्रा में जो हुजूम लोगों का देखने को मिल रहा है, जिस तरह के लोग एकजुट हो रहे हैं, जिस तरह का उत्साह
बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में परिवर्तन यात्रा को लेकर है। इसी की तर्ज पर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस जो है भरोसे की यात्रा निकालने जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले ही विभिन्न दलों का शक्ति प्रदर्शन है कि किसके पास ज्यादा जनता इनकी यात्रा में जो है इकट्ठी होती है और उस यात्रा को संपन्न करती है। जी मुस्कान। ठीक है प्रियांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। कुछ हिस्सा बनकर तैयार हो गया है जबकि कुछ में काम चल रहा है। ऐसे में अब आनन फानन में आधे अधूरे फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोटे लाइन से गुलाटी पेट्रोल पंप तक के फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी फ्लाईओवर का पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। सरकार ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के एक हिस्से को शुरू कर देने का फैसला लिया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 सितंबर को फिर से जबलपुर आएंगे और मदन महल दमोहनाका फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण करेंगे। ये 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दमोहनाका फ्लाईओवर का एक हिस्सा है जो शहर के महानदा इलाके को LIC तिराहे से जोड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता भोलेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। भोलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो जबलपुर आ जाएंगे और फ्लाईओवर के एक हिस्से का जो लोकार्पण है वो करते नजर आएंगे, क्या कुछ अहम जानकारी? ये आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जबलपुर में इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। यह फ्लाईओवर मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जिसके एक हिस्से का आज लोकार्पण करेंगे। यह फ्लाईओवर 15 लाख करोड़ रुपए में तैयार होने वाला फ्लाईओवर है। जी, किस तरीके का फ्लाईओवर है और किस रास्ते को ये जोड़ता है, विस्तार से जरा इसके बारे में बताएं भोलेश। ये जबलपुर मंडरा से लेकर आगे जबलपुर हाईवे से बन रहा है ये फ्लाईओवर, जो आगे मंडरा जिले को जोड़ता है। जी भोलेश, क्या कारण है कि आधे अधूरे फ्लाईओवर का अभी से उद्घाटन किया जा रहा है? भोलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तरी कश्मीर में सक्रिय लश्कर और TRF के मॉड्यूल में शामिल 2 आतंकियों, 2 महिलाओं और 1 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मॉड्यूल आतंकी भर्ती से लेकर नियंत्रण रेखा पर गुलाम जम्मू कश्मीर से पहुंचाए जाने वाले हथियारों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आतंकियों तक पहुंचाता था। पकड़े गए आतंकी मददगार से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। यह मॉड्यूल आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू प्रांत के जिला पुंछ में भी हथियार और अन्य साजो सामान को पहुंचाता रहा है। पुलिस ने अब तक उत्तरी कश्मीर में सक्रिय लश्कर और TRF के मॉड्यूल में शामिल 2 आतंकियों, 2 महिलाओं और 1 नाबालिग समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मॉड्यूल आतंकी भर्ती से लेकर नियंत्रण रेखा पर गुलाम जम्मू कश्मीर से पहुंचाए जाने वाले हथियारों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आतंकियों तक पहुंचाता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है पुलिस की तरफ से और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने की पाकिस्तान की कोशिश जो हैं, वो लगातार जारी हैं, उसको नाकाम किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 आतंकी मॉड्यूल जो हैं वो ध्वस्त किए गए थे और कल भी जिस प्रकार से 2 आतंकी मॉड्यूल जो है, एक लश्कर और टीआरएफ जो है, उनके मॉड्यूल जो हैं वो ध्वस्त किए हैं। इनमें सबसे बड़ी बात ये है मुस्कान कि इसमें एक नाबालिग जो है, वो भी शामिल है, 2 महिलाएँ शामिल हैं। ये दोनों मॉड्यूल जो हैं, ये आतंकियों को रसद, खाना-पीना और साथ में हथियारों की सप्लाई जो है, वो भी करते थे। गुलाम कश्मीर के अंदर जो है वो हथियारों की सप्लाई वहाँ से आती थी और ये लोग घाटी में लेकर आते थे और इनके तार जो हैं, जो जनवरी माह में आतंकी हमला जो है हुआ था राजौरी के ढांगरी में और पुंछ में, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसमें भी कई जवानों की शहादत हुई। उसमें भी जो आतंकी शामिल थे, उन आतंकियों को इन्हीं मॉड्यूल ने हथियार पहुँचाए थे क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर मुस्कान महिलाएँ हैं, एक नाबालिग है और उसी की वजह से इनके ऊपर शक जो है वो नहीं होता था। लेकिन कल जिस प्रकार से ये मॉड्यूल पकड़ा है, करीब 8 से 9 लोग इनमें गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालाँकि इनके पास से हथियार भी जो हैं, वो भी बरामद किए हैं और अब इनसे कड़ाई से पूछताछ जो है वो की जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किन-किन आतंकियों को इन्होंने हथियार पहुँचाए और क्या वो आतंकी इस समय जिंदा हैं या फिर कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी पूछे जानी बाकी हैं। लेकिन कहा जाए, घाटी के अंदर जिस प्रकार से एक बार फिर जो चुनावों की सुगबुगाहट थी, उसको देखते हुए आतंकी जो हैं वो फिर से नापाक साजिश करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों क्या कहें आईएसआई और पाकिस्तान की सेना मिलकर जो है वो भारतीय क्षेत्र में आतंकियों को बर्फबारी होने से पहले घुसपैठ करवाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें गड़बड़ करवाई जा सके। लेकिन लगातार शिकंजा जो है, चाहे आतंकी हों या उनके मददगार हों, उन पर कसा जा रहा है, जिसके चलते कई मॉड्यूल जो हैं वो ध्वस्त किए हैं। कल भी जम्मू के अंदर जो है एक सरेंडर मिलिटेंट था, उसके घर पर भी छापा मारा गया। उसके भी तार जो है आतंकवाद से जुड़े हुए थे। एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड जो है उससे बरामद किए गए, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालाँकि इस प्रकार से लगातार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर एनआईए हो या फिर अन्य एजेंसियाँ हो, वो लगातार इन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है मुस्कान। रविंद्र, जिस तरीके से ये जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लश्कर और टीआरएफ से जुड़े हुए हैं, इनसे पूछताछ जिस तरीके से आपने बताया कि जा रही है, अभी तक क्या इनसे कोई खुलासा हो पाया है? बिल्कुल, देखिए कई खुलासे इन्होंने किए हैं लेकिन अब फिलहाल अभी कहा जाए तो सूत्र हैं उनसे, उनके मुताबिक इन्होंने कई ऐसे आतंकियों के ठिकानों के बारे में बताया है। अब उन पर भी कार्रवाई जो है होगी, लेकिन अभी और पूछताछ जो है वो होना बाकी है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कड़ाई से, खास करके जो महिलाएं पकड़ी गई हैं और एक नाबालिग पकड़ा गया है, उससे उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिरकार इन्होंने कहाँ-कहाँ हथियार जो है वो पहुंचाए थे। जैसा गुलाम कश्मीर के अंदर भी हथियार जो है वहां से लाने के लिए इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एलओसी का इलाका एक ऐसा इलाका है जो तारबंदी के उस पर भी कई गांव हैं और उनका संपर्क जो है पीओके में रहता है और पीओके में रहने के चलते ये लोग आसानी से आ जा सकते हैं और वहां से हथियार, और इनको कई ऐसे रास्ते मालूम हैं जो सेना और एजेंसियों से छुपते छुपाते जो है ये कश्मीर घाटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो आतंकी मौजूद हैं, जिस प्रकार से डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था, करीब 87 या 88 आतंकी जो हैं यहाँ पर अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनमें से पाकिस्तानी आतंकी करीब 45 से 47 आतंकी जो पाकिस्तानी हैं उनको ये हथियार पहुंचाते हैं और अब इनके ऊपर शिकंजा कसा गया और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई अब जो है वो की जाएगी। रविंद्र, इन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि पुलिस को पता कैसे चला और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये एक जानकारी मिली थी कि इस इलाके से कुछ जो है लोग निकल रहे हैं और जब उनसे पूछताछ की गई, हालांकि एक महिला जो है वो पकड़ी गई थी पहले भी, तो उसी की बिना पर जो है वो इस मॉड्यूल को जो पकड़ा गया है, उस मॉड्यूल में
2 महिलाएं जो हैं वो भी शामिल हैं, एक नाबालिग शामिल है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने और भी खुलासे किए कि कौन-कौन सा मॉड्यूल जो है इस समय आतंकियों की मदद कर रहा है, कौन उनका मददगार है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और इनसे एसएसपी जो हैं बारामूला का आ जाए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारा वेरवा बताया है कि किस प्रकार से ये मॉड्यूल जो है वो काम करता था। और इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी जो है वो भी बरामद किया गया है उसका। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।